खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में देश के लिए एक अच्छी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स को मंजूरी दे दी और साथ ही एक एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में 2 नई वैक्सीन असल में 2 मजबूत हथियार हैं जो बड़ी आबादी को सुरक्षा देने में मददगार साबित होंगे। अब 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करना और आसान हो जाएगा और साथ ही बूस्टर डोज के तौर पर हमारे पास ऑप्शंस भी और होंगे। चलिए पहले नई वैक्सीन और एंटीवायरल दवा की खूबियां समझते हैं। ओमिक्रॉन से मुकाबला करने में कोई कोर कसर बाकी न रह जाए, इसीलिए सरकार ने एक साथ 2 नई वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। नई वैक्सीन के साथ ही देश को कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मजबूत हथियार मिल गया है। इनमें एक कोर्बेवैक्स है जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद तीसरी स्वदेशी वैक्सीन है। कोर्बेवैक्स को हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिका ई ने बनाया है। कोर्बेवैक्स न सिर्फ स्वदेशी है बल्कि ये पहली वैक्सीन है जो आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसे वायरस के स्पाइक प्रोटीन से बनाया गया है। कोविशील्ड जो है वो एक कैरियर वायरस है जिसके अंदर हमने कुछ जीन्स डाल दी हैं। जो कोवैक्सीन है वो होल वायरस किल्ड वैक्सीन है, मतलब वायरस को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी वैक्सीन बना दी है। अभी जो 2 वैक्सीन की बात हो रही है, कोवोवैक्स एंड कॉर्बीवैक्स, ये दोनों प्रोटीन कॉम्पोनेंट वैक्सीन हैं। तो इसमें क्या है, जैसे स्पाइक प्रोटीन होती है जो पोर्शन वायरस का जो सेल में एंटर करता है या एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है जो सबसे पहले सेल से आके अटैच होता है, उन प्रोटीन्स के अगेंस्ट हमने वैक्सीन बनाया है यहाँ पे। तो ये प्रोटीन सब यूनिट या प्रोटीन कॉम्पोनेंट्स वैक्सीन हैं जो कि पहली दूसरी दोनों वैक्सीन से डिफरेंट हैं। इसके साथ ही सरकार ने अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की वैक्सीन कोवोवैक्स को भी मंजूरी दे दी है। कोवोवैक्स को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। ये वैक्सीन अमेरिका में हुए तीसरे चरण के ट्रायल में करीब 90% प्रभावी हुई है। खास बात यह है कि इस वैक्सीन को WHO पहले ही मंजूरी दे चुका है। इनका वैक्सीन शेड्यूल दोनों का वही रहता है कि आपको इंट्रामस्कुलर 2 डोजेस देने हैं 28 दिन के गैप पे। इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए ये ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। एक को 2 to 8 डिग्री चाहिए। जो कोवोवैक्स है, जो कॉर्बीवैक्स है, वो कहते हैं कि 25 डिग्री तक भी आपको 3 महीने तक रख सकते हैं। तो सप्लाई चेंज ट्रांसपोर्ट के लिए हिंदुस्तान के एनवायरनमेंट में फ़ायदा रखेगा। जो इंटीरियर्स हैं हिंदुस्तान के, बड़ी स्टेट्स हैं, रूरल एरिया है, इंडिया है, वहाँ पे इनको पहुँचाना और रखना लॉजिस्टिकली ज़्यादा आसान हो पाएगा। कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाएगी। हालांकि दोनों नई वैक्सीन को भारत में उस वक्त मंजूरी मिली है जब बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण होगा। फिलहाल इसके लिए कोवैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही बच्चों के लिए कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स का इस्तेमाल भी शुरू हो सकता है, क्योंकि कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स का 3 साल तक के बच्चों पर ट्रायल चल रहा है। यानी उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में इन दोनों वैक्सीन को बच्चों के लिए भी मंजूरी दी जा सकती है। कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच को और मजबूत करने के लिए नई वैक्सीन ही नहीं बल्कि सरकार ने एक एंटी कोविड दवा को भी मंजूरी दे दी है। मर्क कंपनी की एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर को देश में इजाजत मिल गई है। ये दवा हल्के और मध्यम लक्षण वाले कोरोना संक्रमित को इलाज के दौरान दी जा सकती है ताकि वो गंभीर रूप से संक्रमित ना हो और अस्पताल जाने से बच सके। हाई रिस्क कोविड मरीजों पर हुए क्लिनिकल ट्रायल में इसे असरदार पाया गया है। दावा है कि मोलनुपिराविर गंभीर बीमारियों और मौत को 30% तक कम करती है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हो गए या जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, किडनी डिजीज़ है, कैंसर है, जिनसे बीमारी का रिस्क बढ़ता है, सीवियरिटी का रिस्क बढ़ता है, तो उन लोगों में अगर ये टाइमली दवाई हम 5 दिन के लिए दे दें तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अमेरिकी कंपनी मर्क की एंटीवायरल दवा वयस्कों के लिए है। ये खास तौर पर उनको दी जा सकती है जिनमें संक्रमण की वजह से बीमारी के गंभीर होने का खतरा होगा। सरकार ने देश की 13 कंपनियों को इसे बनाने की इजाजत दे दी है। इन कंपनियों में डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा और टॉनिन शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि देश में वैक्सीन की जरूरत क्या है, इसे क्यों मंजूरी दी गई है, इससे आम लोगों को फायदा क्या होगा। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। 2 नई वैक्सीन के साथ देश में अब 8 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, कोवैक्सीन है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन और
ज़ाइकोव-डी। हालांकि मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन देश में नहीं दी जा रही हैं। रूस की स्पुतनिक वी भी बहुत ही कम जगहों पर मिल रही है, लेकिन फिर भी अब देश के पास 5 वैक्सीन हो गई हैं। इनमें 3 स्वदेशी हैं, 2 वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दूसरे देशों से सहयोग से बनाई जा रही हैं। कई वैक्सीन होने से फ़ायदा ये होगा कि इनकी उपलब्धता बढ़ जाएगी, यानी कि 100% टीकाकरण का जो लक्ष्य है वो बहुत ही जल्द हासिल हम कर पाएंगे। नई वैक्सीन की वजह से लोगों के पास विकल्प भी ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अलग अलग समूह के लिए भी अलग अलग वैक्सीन दी जा सकती है। वैसे जानकार ये भी मान रहे हैं कि अब भारत में ये डेटा तैयार हो सकता है कि कौन सी वैक्सीन किस ग्रुप के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। लेकिन सबसे बड़ा फायदा बूस्टर डोज के मामले में है। अब बूस्टर डोज के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद होंगे। मिक्स एंड मैच के लिए भी वैक्सीन के ज़्यादा ऑप्शंस अब हमारे पास रहेंगे, यानी नई वैक्सीन हर तरह से फायदेमंद है। कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स की खूबी ये है कि ये नई तरह की वैक्सीन है, लिहाजा ये सुरक्षा कवच को और ज़्यादा मजबूत करेगी। इसी तरीके से एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। ये दवा एक प्रोटीन अवरोधक है जो कोरोना वायरस के ऊपरी हिस्सों पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर देती है। साथ ही 24 घंटे के अंदर शरीर की कोशिकाओं में वायरस के फैलाव को रोकने का काम भी ये करती है। नवंबर में इसे ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी थी, बाद में अमेरिका ने भी सीमित इलाज के लिए इसको मंजूरी दे दी थी। इसी तरीके से और दवा फाइजर कंपनी की पैक्सलोविड है, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपये है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि देश में कई कंपनियां मोलनुपिराविर को बनाएंगी, लिहाजा इसकी कीमत कम होगी। कोरोना संक्रमण के खिलाफ हथियार के तौर पर 2 वैक्सीन और एक एंटीवायरल ड्रग के बीच एक डराने वाली हकीकत भी है। दिल्ली में संक्रमण दर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगी है, जिसके बाद यहां रहने वाले लोग फिर उसी आशंका से घिर गए हैं कि क्या उन्हें फिर से वही पुराने दिन तो नहीं देखने पड़ जाएंगे जब डेल्टा वेरिएंट की वजह से पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा था। हर तरफ कोरोना के चलते दम तोड़ते लोग और उनके तीमारदारों की बेबसी ही सिर्फ देखने को मिल रही थी। आज भी अपनों को खोने के गम की अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसीलिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि इसके तहत बहुत सख्त नियमों का ऐलान करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ भरोसा और कुछ सलाह भी दिए हैं। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत ही माइल्ड केसेस हैं और बहुत ही एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, बहुत सारे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ कि केसेस बहुत कमज़ोर हैं, माइल्ड हैं, और दूसरी चीज़ इस बार आपकी सरकार जो है और ज़्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेना है। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज़ नहीं है, फिर लोगों की रोज़ी रोटी जाती है, आपका भी वो ख़राब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। वैसे देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस बात में दम है कि अभी फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली में रहने वाले लोग वक्त रहते नहीं संभले तो वाकई चिंता की बात हो जाएगी। देश के ज़्यादातर राज्यों की तरह दिल्ली में भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने रफ्तार पकड़ ली है और उसकी स्पीड खतरनाक संकेत दे रही है, जो दिल्ली के लोगों को वक्त रहते समझने होंगे। और अगर इसी साल तबाही मचा चुके डेल्टा वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन को भी हल्के में लिया गया तो दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जान माल की हानि के अलावा
घर से बाहर घूमने फिरने की भी आज़ादी आपकी छिन जाएगी। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में भी लोगों को कुछ ऐसी ही पाबंदियों का सामना करना पड़ा था। दूसरी लहर की तबाही के 6 महीने बाद दिल्ली एक बार फिर से उसी मुहाने पर आ खड़ी हुई है, जहां अगली यानी तीसरी लहर की आशंका से केजरीवाल सरकार थोड़ा सहमी हुई है। चिंता वाजिब है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। सिर्फ सोमवार को ही दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट के 83 केस सामने आए, जो कि देश की किसी भी राज्य में एक दिन में मिले नए मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। फिलहाल दिल्ली में अब तक कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 165 हो गई है और इस दौरान कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट से जुड़े मामलों में भी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 331 नए मामले सामने आए हैं। 9 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस आने के साथ ही संक्रमण दर बढ़कर 0.68% हो गई है। पिछले 2 से 3 दिन के बीच कोविड के पॉजिटिव मामलों में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और यही एक बड़ी वजह है कि दिल्ली सरकार को एक बार फिर से पाबंदियों के भरोसे ओमिक्रॉन के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण की बेलगाम होती रफ्तार के बीच दिल्ली सरकार ने ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू कर दिया है। इसके जरिए वो बिगड़ते हालात पर काबू पाना चाहती है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने येलो अलर्ट लागू कर दिया है, जो ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स के तहत बनाई गई कैटेगरीज हैं, जिसके तहत दिल्ली में कोविड काल के दौरान कुछ पाबंदियां लगा दी जाती हैं। हम आपको समझाते हैं कि ये ग्रेड है क्या। दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होने के बाद अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, बाहर नहीं जा सकता। इस अलर्ट के बाद जरूरी चीजों को छोड़कर बाजार ऑड इवन के तहत खोले जाएंगे। वहीं बाजार खुलने का समय भी तय है, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। इसके साथ ही एक हफ्ते हर म्युनिसिपल जोन में सिर्फ एक ही वीकली मार्केट खोलने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट भी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही सिर्फ 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इजाजत 100% कैपेसिटी की नहीं है, क्योंकि ये येलो अलर्ट है। 50% कैपेसिटी के साथ ही रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं। और अगर बार की बात करें तो वो दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक, वहां पर भी 50% क्षमता ही होनी चाहिए। येलो अलर्ट लागू रहने तक सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम्स भी येलो अलर्ट लागू होने के बाद बंद होंगे। स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट, एंटरटेनमेंट पार्क भी नहीं खुलेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम्स और स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे। हालांकि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे। होटल खुले रहेंगे, लेकिन होटल के अंदर मौजूदा बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो 50% बैठने की क्षमता के साथ चलेगी और इस दौरान मेट्रो ट्रेन में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। दिल्ली से दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में बैठने की क्षमता 50% तक सीमित कर दी गई है। अब शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है। पहले की ही तरह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, फेस्टिवल, मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटीज पर भी रोक रहेगी। येलो अलर्ट के दौरान धार्मिक स्थल तो खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लग जाएगी। येलो अलर्ट जारी रहने तक स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। 50% क्षमता के साथ प्राइवेट दफ्तरों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम होगा। अनुमति 9 AM to 5 PM ही मिलेगी। हालांकि निर्माण कार्य जारी रहेंगे, उद्योग और कारखाने खुले रहेंगे, सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खुले रहेंगे, आउटडोर योग की भी आपको इजाज़त होगी, पब्लिक पार्क खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से ये पाबंदियां इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि अप्रैल, मई, जून की तरह फिर से ऑक्सीजन, ICU या फिर वेंटिलेटर्स के लिए हाहाकार ना मच जाए। तो इस साल की शुरुआत में डेल्टा वेरिएंट ने जिस अंदाज में दिल्ली में कहर बरपाया था, उसको न यहाँ रहने वाले लोग भूल पाए हैं और न ही सरकारें। वो वक्त मजबूरी और बेबसी का दौर था, जिसे अब कोई भी दोबारा नहीं देखना चाहेगा। तो ऐसे हालात में दोबारा
ना हमें सामना करना पड़े, इसीलिए केजरीवाल सरकार ने दूसरी लहर की पीक के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया था, ताकि समय रहते कोरोना संक्रमण की रफ्तार को बेहतर तरीके से समझा जा सके और वक्त रहते पाबंदियों की शक्ल में उसे रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। करीब 5 महीने पहले यानी कि जुलाई में ही इस ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को DDMA यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में कोरोना से जुड़े संक्रमण की दर को 4 रंगों में बांटा गया है और यहीं से आप पाबंदियों की किश्त को समझ सकेंगे। जैसे जैसे दिल्ली में संक्रमण दर बढ़ेगी, कोरोना संक्रमण से जुड़े नए मामलों में इजाफा होगा, ठीक वैसे वैसे हर रंग से जुड़े सख्त नियम लागू होते रहेंगे। इन 4 रंगों को 4 तरह के लेवल्स में बांटा गया है, जिसमें लेवल 1 येलो अलर्ट है, जो कि अभी अरविंद केजरीवाल ने लागू किया है। लेवल 2 एम्बर, लेवल 3 ऑरेंज और लेवल 4 को रेड अलर्ट से जाना जाता है। ओमिक्रॉन की वजह से बढ़ते संक्रमण दर की वजह से दिल्ली में फिलहाल येलो अलर्ट लागू है, लेकिन इसके लागू होने की शर्त क्या है, ये भी हम आपको समझाते हैं। येलो अलर्ट तब लागू होता है जब लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ज्यादा होगा। बीते एक हफ्ते में 1500 नए मामले आएंगे या एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज भर्ती हो जाए। इसके बाद ग्रैप का लेवल 2 आता है, जिसे एम्बर अलर्ट कहा जाता है, और ये तब लागू होगा जब पॉजिटिविटी रेट लगातार 2 दिन तक 1% से ज्यादा होगा, या फिर एक हफ्ते यानी 7 दिन के अंदर 3500 नए संक्रमण मामले आ जाएं, या फिर एक हफ्ते में 700 ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत पड़ जाए। एम्बर अलर्ट के बाद बारी आती है ऑरेंज अलर्ट की, जिसे ग्रैप का लेवल 3 भी कहा जाता है, और ये तब लागू होगा जब लगातार 2 दिन तक 2% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो जाए, या एक हफ्ते के अंदर संक्रमण के 9000 मामले आ जाए, या फिर एक हफ्ते में 1000 ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज भर्ती हो जाए। ग्रैप में लेवल 4 आखिरी लेवल है, जिसे रेड अलर्ट भी कहा जाता है, और यह तब लागू होगा जब संक्रमण दर लगातार 2 दिन में 5% से ज्यादा रहे, या एक हफ्ते में नए संक्रमण के मामले 16000 से ज्यादा आ जाए, या फिर संक्रमित मरीजों के लिए 3000 ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत पड़ जाए। अब सिर्फ ये समझना बाकी रह गया है कि आखिर ग्रैप का मकसद क्या है। दरअसल इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कोरोना मामलों में बढ़ोतरी पर क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है, ग्रैप के जरिए सरकार को बिगड़ते हालात पर काबू पाने में मदद मिलती है। चलिए बढ़ते आगे। बात उस सौगात की जिसने कानपुर को नई रफ्तार दे दी है। कानपुर अब उन देश के शहरों में शामिल हो गया है जहां मेट्रो दौड़ती है। आज मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे और कानपुर वासियों को उन्होंने गिफ्ट दिया है। बता दें कि कानपुर में मेट्रो का पूरा कॉरिडोर अभी शुरू नहीं हुआ है, बल्कि कॉरिडोर के एक हिस्से पर मेट्रो दौड़ना शुरू हुई है, लेकिन फिर भी आम लोग कल से मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। तो कैसी है कानपुर मेट्रो और क्या है इसकी खासियत, देखिए जरा। तस्वीरें कानपुर मेट्रो की। खुद प्रधानमंत्री आज इसके पहले यात्री बने हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी उनके साथ मौजूद थे। तो आज कानपुर मेट्रो की शुरुआत हुई। हालांकि आज से आम लोग सफर नहीं कर पाएंगे, वो कल से सफर कर पाएंगे। इस सफर के साथ यूपी के सबसे पुराने शहर के जहन में 28 दिसंबर की तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कानपुर के पते के साथ मेट्रो का पता भी जुड़ गया और कानपुर शहर को तकनीक और आधुनिकता की रफ्तार मिल गई। कुछ सालों पहले तक कानपुर में मेट्रो का सपना कल्पना से परे था, लेकिन पिछले 3 सालों में कानपुर ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मेट्रो की पहली दौड़ में जैसे ही पीएम मोदी और सीएम योगी रवाना हुए, कानपुर की सड़कें
नई रफ्तार से धड़क उठी। जैसे ही मेट्रो ने कानपुर की धड़कनों के साथ अपनी रफ्तार मिलाई, यूपी के इस पुराने शहर ने मानो राहत की सांस ली। लंबे वक्त तक कानपुर तंग रास्तों और बेतरतीब ट्रैफिक से गुजरता रहा। आबादी बढ़ी, लेकिन सड़कों का हाल बेहाल ही रहा। मेट्रो ने मानो कानपुर के सारे दुख दर्द दूर कर दिए। IIT के छात्रों के साथ वक्त बिताने के बाद पीएम सीधे कानपुर को मेट्रो का तोहफा देने पहुंचे। कानपुर के लिए ये लम्हा न केवल खास था, बल्कि नए साल से पहले ये शहर को मिला एक शानदार तोहफा बन गया। मेट्रो कनेक्टिविटी मिली है, साथ ही बिना रिफाइनरी से भी कानपुर अब कनेक्ट हो गया है। इससे कानपुर के साथ साथ यूपी के अनेकों जिलों में पेट्रोलियम उत्पाद अब और आसानी से सुलभ होंगे। कानपुर मेट्रो का पहला चरण 9 किलोमीटर का है। पहले चरण में मेट्रो IIT कानपुर से मोती झील तक जाएगी। इस रूट पर 9 स्टेशन हैं। बुधवार से 6 जोड़ी मेट्रो ट्रेनें कानपुर में इस रूट पर रफ्तार भरने लगेंगी। शुरुआत में हर स्टेशन पर 10 मिनट के अंतराल में मेट्रो मिलेगी। जैसे जैसे इस रूट पर मेट्रो की संख्या बढ़ेगी, ये अंतराल कम हो जाएगा। IIT से मोती झील तक किराया 30 रुपए तय है, जबकि कानपुर मेट्रो का न्यूनतम किराया 10 रुपए रखा गया है। खास बात यह है कि कानपुर मेट्रो के टिकट QR कोड वाले हैं। कुल मिलाकर कानपुर मेट्रो में आधुनिकता के साथ स्टेशनों पर भारतीय परंपरा को भी समेटा गया है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है, उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं। कानपुर मेट्रो के निर्माण को ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। कानपुर में मेट्रो की रफ्तार की अभी ये शुरुआत है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है, जिसे 11,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा है। कानपुर के लिए मेट्रो शुभ सौगात इसलिए भी है क्योंकि मेट्रो अब इस शहर में सबसे सस्ती परिवहन सेवा है। जल्द ही कानपुर के लोगों को मेट्रो में सफर के लिए गो स्मार्ट कार्ड भी मिल जाएगा। एक तरह से कहें तो मेट्रो के साथ कानपुर को आज एक नई पहचान मिल गई है। कानपुर से शिल्पी सेन के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। तो कानपुर को मेट्रो की सौगात मिल गई। वैसे कहने की जरूरत नहीं कि कानपुर के लोगों के लिए ये कितनी बड़ी सहूलियत होगी। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर हो या फिर गाजियाबाद जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके, मेट्रो की मौजूदगी ने जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। काम के लिए घर से निकलने वाले लाखों लोगों को ऐसी सुविधा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। और इसी वजह से समय भी बचता है, पैसा भी। मेट्रो में सफर का फायदा वैसे ये होता है कि ट्रैफिक की चिंता बिल्कुल नहीं रहती। कहीं भी आप वक्त पर पहुंच सकते हैं। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले बिल्कुल टेंशन में नहीं होते। दिल्ली NCR में मेट्रो ने जैसे फासले को कम कर दिया है। और इसी तरीके से देश के दूसरे बड़े शहरों की भी अगर बात करें जहां मेट्रो दौड़ती है, वहां सुकून से लोग जी रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर मेट्रो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसके जरिए भीड़भाड़ और प्रदूषण जैसी समस्याओं से निजात भी मिलती है। और इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारों का फोकस देश में मेट्रो नेटवर्क को और बड़ा करने का है। फिलहाल अगर बात करें तो भारत में दुनिया का 5वां भारत ऐसा देश है जहां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। सभी महानगरों यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर मेट्रो सेवा है। और इसके अलावा हैदराबाद, कोची, जयपुर, गुरुग्राम, नोएडा, लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में भी मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। 1984 में पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में शुरू हुई थी। करीब 3.5 किलोमीटर के छोटे से रूट पर अंडरग्राउंड मेट्रो रूट बनाया गया था। तब उसे बनाने में 12 साल लग गए थे। और इसके बाद मेट्रो सेवा के मामले में निर्णायक मोड़ 2002 में आया था, जब दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। 30 हजारी और शाहदरा के बीच 8 किलोमीटर दूरी वाले इस रूट पर अंडर कंडीशन मेट्रो चली थी, एयर कंडीशन मेट्रो चली थी। और बाद में दिल्ली मेट्रो का दायरा बहुत बड़ा होता गया और इसका नेटवर्क 253 स्टेशंस के बीच 389 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दिल्ली मेट्रो यूपी के नोएडा और गाजियाबाद, हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद तक दौड़ती है। हर रोज करीब 50 लाख से ज्यादा लोग मेट्रो में सफर करते हैं।
दिल्ली के बाद देश में मेट्रो का सिलसिला फिर चल पड़ा, लेकिन 2014 तक कुल 5 शहरों में ही मेट्रो चलनी शुरू हुई। लेकिन पिछले 7 वर्षों में यानी कि 2014 से 2021 तक की अगर बात करें तो 18 शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत हो चुकी है, यानी इस दौरान 13 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हुई है। और इस दौरान देश में कुल मिलाकर करीब 700 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का निर्माण हो चुका है, जबकि 16 शहरों में करीब 1000 किलोमीटर के नेटवर्क पर काम शुरू है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 27 शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाए। वैसे अगर ऐसा होता है तो देश में मेट्रो नेटवर्क कुल 1700 किलोमीटर का हो जाएगा। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये देश का पहला राज्य है जहां पर 5 शहरों में मेट्रो सेवा है, जिसमें गाजियाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर में मेट्रो चल रही है। लेकिन आगे अगर हम दूसरे शहरों में भी मेट्रो लाने की योजना जिस तरीके से हो रही है, इसमें आगरा है, मेरठ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गोरखपुर, ये सारे शहर उत्तर प्रदेश के ही हैं जहां पर मेट्रो लाने की योजना है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला जारी, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।